जहाँ लास्ट छोड़ा था उसी के बाद अगला पॉइंट बुलेट पॉइंट बनाकर ही लिखेंगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही मेरे को। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला ही जो हम कर रहे थे ना लास्ट क्लास में टॉपिक, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी में आप जो है ये नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जहाँ लास्ट जो हमने छोड़ा था उसी के आगे लिखेंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। Called lipids and proteins. Called lipids and proteins. Called lipids and proteins. Next point लिखेंगे, the flexibility of cell membrane also enables flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food. The cell to engulf in food. The cell to engulf in food and other material from its external environment. From its external environment. From its external environment. So, such processes are known as endocytosis, full stop. Amoeba acquires its food through such processes. Amoeba acquires its food through such processes. Through such processes. ठीक है, चलिए जी अब देखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए या सेल मेम्ब्रेन बोलिए, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो चाहे सेल मेम्ब्रेन बोलो, एक ही बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे बस 1 मिनट वेट करेंगे, लाइट गई है जरा इधर। आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? ठीक है, तो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले चाहे सेल मेम्ब्रेन बोले, एक ही बात है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी आप जानते हैं, जो मुड़ सकता है, कहीं पर भी किसी भी तरह से मुड़ सकता है। तो एंड इट इज़ मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स से ही मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे,
The flexibility of cell membrane, plasma membrane मतलब cell membrane, the flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. यही जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके आसपास का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वहाँ से फूड को एंगल्फ कर देती है। कोई भी चीज़, कोई भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फूड को अपने अंदर आने देता है, फूड को या किसी तरीके का कोई और मटीरियल उसको अपने अंदर आने देती है, यही फ्लेक्सिबिलिटी। Such processes are known as endocytosis. Amoeba acquires its food through such processes. अब जैसे आप अमीबा के बारे में अगर हम देखें तो अमीबा के पास कोई पर्टिकुलर माउथ नहीं होता। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड ऑल द ह्यूमन बींग्स, है ना, इन सब के पास माउथ होता है, तो माउथ के थ्रू फूड को हम इंजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अमीबा जैसा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, तो इसमें क्या है कि इसमें इनके पास माउथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वही काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल है तो इसका मतलब काफ़ी एक्सपैंड भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो वो खींचता है और खींचने के बाद में उसमें थोड़ा बहुत वो जगह बना देता है कि भाई यहाँ से फूड जो है वो अंदर वो एनगल्फ कर सकता है, अंदर फूड आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के इतने फंक्शंस हैं, जितना लिखवाया है एनसीईआरटी में इतना ही है, इसकी ज़्यादा और कुछ करने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे अगला सेल ऑर्गेनेल क्या है, सेल वॉल। तो नेक्स्ट लिखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल में कहें प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन plant cells in addition to the plasma membrane, plant cells in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering, have another rigid outer covering, have another rigid outer covering called the cell wall. Called the cell wall. Next one. The cell wall lies outside the plasma membrane. जाने नहीं दे रहे। क्या? मैं मंदिर वाली साइड से भी ज़्यादा घूम के आया। सर वो रास्ता बंद हो गया ना, ये फेस्टिवल जो इवेंट हो रहा है इसकी वजह से। The cell wall lies outside the cell membrane. Full stop. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Is mainly composed of the plant cell wall is mainly composed of cellulose. Full stop. Which is a complex substance and provides structural strength to plants and provides structural
structural strength and provides structural strength to plants. तो इसमें ये होता है कि सेल वॉल जो है ना, तो पहली चीज़ तो ये होता है कि सबसे पहले जो लिखा हुआ प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. तो प्लांट सेल्स में ये चीज़ होती है सिर्फ, है ना, एनिमल सेल्स में तो होती नहीं है. तो उसमें क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्सटर्नल कवरिंग होती है, उसको सेल वॉल बोल देते हैं. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. द प्लांट सेल वॉल is mainly composed of cellulose, which is a complex substance and provides structural strength to plants. तो जो प्लांट सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और सेल्यूलोज क्या काम करता है, प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हवा चली और प्लांट जो है वो उड़ गया, ठीक है. उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जहाँ पर वो लगाया हुआ है जिस प्लांट को, वो वहीं पर लगा रहेगा. थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा, हवा अगर तेज़ है थोड़ा बहुत ज़्यादा हिलेगा डुलेगा, लेकिन वहाँ से मूव नहीं करेगा. तो वो जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है जिससे प्लांट्स टूटता नहीं है, जिससे प्लांट मूव नहीं करता है, वो किससे बना होता है, वो सेल वॉल से मिलती है वो. और सेल वॉल इज कम्पोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज से बनती है. फिर उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस when the living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ जाना, किसी भी चीज़ का सिकुड़ जाना. श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल away from the cell wall. Cell wall, full stop. This phenomenon is known as plasmolysis. अब आगे देखिए इसमें क्या है कि when a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. तो सेल वॉल के अंदर जितने भी सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें क्या होता है कि जब भी कभी कोई लिविंग प्लांट सेल जो है वो पानी लूज करता है, जब उसने वाटर लूज कर दिया, वाटर लूज करने का मतलब क्या है कि अब वो जिस तरह से पहले एक्सपेंडेड था, फूला हुआ था, उतना फूला हुआ नहीं रहेगा. तो वाटर को जब वो लूज करेगा तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक. और उसके जो कंटेंट्स हैं वो सेल वॉल से दूर की तरफ हटेंगे, मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे, अंदर की तरफ सिकुड़ जाएंगे, ठीक है. इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोल देते हैं इस फिनोमेना, ठीक है. आगे नोट करें, सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स cell walls permit the cells of plants form of fungi and bacteria
fungi and bacteria to withstand very dilute ब्रैकेट में लिखेंगे हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया without bursting. Without bursting. In such media, the cells tend to take up water the cells tend to take up water by osmosis. The cells tend to take up water by osmosis. ठीक है, अब ये वाला पार्ट समझिएगा क्या है. सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स. तो सेल वॉल जो है वो क्या है, जैसे मान लीजिए हम सेल की बात करेंगे तो सेल में जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की. ठीक है, अब प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है, उसको सेल वॉल बोल देते हैं. वो और फर्दर स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को. ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है उसके बाद ये बोल रहे हैं कि सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स. तो वो सेल जो है मतलब प्लांट्स के जो सेल हैं तो सेल वॉल उनको परमिट करता है फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग. तो सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स के सेल को, फंजाई के सेल्स को और बैक्टीरिया के सेल्स को, जो सेल वॉल है वो परमिट करते हैं टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग. वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या है कि उसमें वाटर का कंटेंट कुछ ज़्यादा ही है, जिसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया. बहुत ज़्यादा डाइल्यूट का मतलब है उसमें वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है. तो जब वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वो सेल वॉल जो है वो उनको थोड़ा थोड़ा परमिट करेगी पानी को अंदर जाने के लिए. तो पानी प्लांट्स के अंदर जाएगा. जब पानी प्लांट्स के अंदर जाएगा तो वो उतना ही परमिट करेगा कि जो सेल है वो कहीं बर्स्ट ना हो जाए. ठीक है, देखिए अगर आप मान लीजिए ये नॉर्मल सा वैसा भी प्रोसीजर है कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट है उस पौधे को आप पानी देते हो. ठीक है, उसको अगर आप पानी देते हैं तो आपने ये सोचा कि मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया. मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी दे दिया. ठीक है, और वो 1 लीटर पानी उसकी जो रूट्स वगैरह उन्होंने सबने एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक, तो आपने देखा कि भाई बड़ा ग्रो कर रहा है प्लांट, तो आपने सोचा कि मैं 2 लीटर या 4 लीटर पानी दे दूँगा. ठीक है, तो क्या होगा अगर प्लांट सिर्फ एब्जॉर्ब ही 1 लीटर को करेगा तो वो बाकी का जो 2 या 3 लीटर है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा. वो तब तक नहीं लेगा प्लांट उसको जब तक उसकी ज़रूरत ना हो. तो अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी भर दिया है उसमें तो वो अभी नहीं लेगा. वो धीरे धीरे करके उसको 2, 3 या 4 दिन में जाकर यूटिलाइज़ करेगा जैसे जैसे उसको ज़रूरत होगी. ठीक है, नहीं तो अगर आप 4 लीटर पानी दे देंगे, अब सेल की कैपेसिटी ही नहीं है उतना पानी होल्ड करने की, तो क्या होगा सेल बर्स्ट कर जाएगा. तो सेल ताकि बर्स्ट ना करे तो इस चीज़ को रेगुलेट कौन करता है कि आपने पानी बहुत ज़्यादा भर दिया, तो इस चीज़ को रेगुलेट कौन करता है, सेल वॉल रेगुलेट करता है कि जितनी ज़रूरत होगी वो उतना ही लेगा, उसके अलावा नहीं. ठीक है जी, क्लियर. अच्छा, इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अ वाटर बाय ऑस्मोसिस. तो सेल्स जो हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर को लेते हैं. अच्छा, इसके बाद देखेंगे द सेल स्वेल्स. The cell swells building up pressure against the cell wall. The cell swells, building up pressure against
cell swells building up pressure against the cell wall. Building up pressure against the cell wall. Full stop. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Against the swollen cell. Because of their walls, such cells can withstand much greater changes because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium. Much greater changes in the surrounding medium. Than animal cells. ठीक है जी, तो इसमें जरा देखिएगा, इसमें क्या है, सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. अब जो सेल है, जब उसने ऑस्मोसिस के थ्रू पानी ले लिया तो वो फूलेगा, स्वेल करेगा, वो फूलेगा, और फूलने के बाद में प्रेशर कहाँ पर लगाएगा, सेल वॉल के अगेंस्ट लगाएगा. ठीक है भाई, सेल वॉल को तोड़कर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वो इतना फूल गया पानी को एब्जॉर्ब करके. द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल. जो वॉल है, वॉल भी क्योंकि टफ है, तो वॉल भी उतना ही फोर्स लगाएगी जितना कि स्वॉलन सेल लगा रहा है. बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. ठीक है, तो ये सेल वॉल की वजह से, सेल वॉल की वजह से ये जो सेल्स हैं ये रप्चर नहीं हो पाते, ये फट नहीं पाते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. तो ये इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट का जो चेंज है वो ये तो सेल्स बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स बर्दाश्त नहीं कर पाते. ठीक है, तो एनिमल सेल्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो हमने देखा भाई हम लोग जो है, हम लोग क्या हुआ, भी सो गए क्या? तो बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. वो एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जो चेंज है उसको झेल लेते हैं प्लांट सेल्स, एनिमल सेल नहीं है. चलिए, इसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस देखते हैं, न्यूक्लियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. न्यूक्लियस में देखिएगा, द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. The nucleus has a double layered covering called nuclear membrane.
double layered covering called nuclear membrane. Full stop. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material. The nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from inside the nucleus transfer of material from inside the nucleus to its outside. Inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. That is to the cytoplasm. The nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. तो न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है. उसके बाद है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं व्हिच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड. तो अंदर से बाहर की तरफ मटेरियल्स का मूवमेंट अलाउ करने के लिए न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स. ठीक, तो वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो चीज़ होती है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भरा हुआ होता है उसी को साइटोप्लाज्म बोल देते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक जाने के लिए स्मॉल पोर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होते हैं. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे न्यूक्लियस में. द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स. Nucleus contains chromosomes, which are visible as rod-shaped structures. Which are visible as rod-shaped structures. Only when the cell is about to divide. Only when the cell is about to divide. The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structures. तो nucleus जो है, nucleus के अंदर ना chromosomes होते हैं, which are visible as rod-shaped structures. ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब ये जो है वो क्रोमोसोम्स जो है दिखाई देते हैं. और जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, जैसे पतली पतली रॉड्स हो. इस तरीके से वो हमको दिखाई देते हैं क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में नेक्स्ट लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस. Chromosomes contain information for inheritance of features from parents to next generation
parents to next generation in the form of DNA. In the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecules. तो जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में होता क्या है, क्रोमोसोम्स के अंदर ना इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। इनहेरिटेंस का मतलब है कोई चीज़ ऐसी है जो हम पिछली जनरेशन से लेकर आ रहे हैं और आगे वाली जनरेशन तक ले जा रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम्स जो है जैसे मतलब फादर और मदर की आदतें ही बच्चों में आती हैं, कुछ फादर की आदत आ गई, कुछ मदर की आदत आ गई, ठीक है। तो हम ये कहते हैं क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे अंदर हमारे फादर की कोई भी आदत है, कोई भी आदत को हम क्या बोलते हैं, आदत को बायोलॉजिकल टर्म में ट्रेट बोला जाता है, ठीक है, TRAIT ट्रेट बोला जाता है उसको। हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारे फादर की या हमारे मदर की कोई भी ट्रेट है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसकी वजह से आई है, वो क्रोमोसोम्स की वजह से आई है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे पेरेंट्स के ही क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और वो जो क्रोमोसोम्स आए हैं उन क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है, हम ये कहेंगे क्रोमोसोम में डीएनए की फॉर्म में, डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो डीएनए है ये होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म ये है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के फॉर्म में ही ये इंफॉर्मेशन होती है कि जब जैसे कहते हैं ना नाक फादर जैसी लग रही है ना, आँखें मदर जैसी लग रही हैं, तो इस तरीके से जो थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम कभी भी सिंगल एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम सब जो है ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो हम सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं हम सब। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि उसमें दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी होता है। तो दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। तो अगर कोई ये कहता है कि ये बिल्कुल अपनी मम्मी जैसा है या ये बिल्कुल अपने पापा जैसा है, तो वो टोटली गलत है। ऐसा नहीं होता, कोई बिल्कुल मम्मी जैसा है बिल्कुल पापा जैसा नहीं होता, 50-50 होते हैं। रीज़न ये है कि बॉडी के अंदर जो 26 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, वो पेयर एग्जिस्ट करेंगे, पेयर। तो पेयर का मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम मदर का है तो एक फादर का भी है, ठीक है, एक किसी भी ट्रेट का। फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे कि प्रेफरेंस ऑफ फूड, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि जो भी किसी एक इंडिविजुअल का जो भी नेचर है, तो वो पेयर है उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो प्रेफरेंस ऑफ फूड हो गया, प्रेफरेंस ऑफ फ्रेगरेंस हो गया, मदर फादर के अलावा वो किसी और फेस नहीं होता है। वो उसको कहते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस। वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। सर मेरा फेस पूरा माँ बाप पे कहता हाँ, है। वही बता रहा हूँ कि जो ये है, ये जो इनहेरिटेंस है ना, ये इनहेरिटेंस सिर्फ ये नहीं होता कि मदर और फादर, ठीक। तो उसमें होता ये है कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे वो पैटर्नल हो चाहे वो मैटर्नल, तो वहाँ से भी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे कास्केड होती है, कास्केड यानी कि ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि अगर ये कहा जाता है कि कोई किसी को जरा सी बात पर गुस्सा आता है, ठीक है, हस्बैंड को जरा सी बात पर गुस्सा आता है, वाइफ बिल्कुल शांत है, वाइफ को कोई गुस्सा ही नहीं आता, वाइफ हंसती रहती है, ठीक है। और जो बच्चा है, बच्चा भी हंसता रहता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जो मम्मी है और बेटा है वो तो एक जैसे हो गए। तो जब बेटा बैठते हैं, जब हंसी मजाक करते हैं, पापा गुस्से में डालते गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। सर पूरा गीला हो गया मैं भी। ऐसे बारिश हो रही है, आ रहे हो, किसी ने पानी गिरा दिया ऊपर से। हमें तो होली भी नहीं। बड़ी एक्सरसाइज है सर। मैं एक पूरा गीला, मैं नहीं गीला। ऐसा हो सकता है गलती से गिर गया हो। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने ना शायद पहले भी आपको बताया था। सर गलती से बन गया ऊपर, वो इतना सारा पानी। अरे मैं बता तो रहा हूँ, कोई वो ऊपर से कोई निशाना थोड़ी लगाएगा कि नहीं इसी के ऊपर गिरना चाहिए, ये मेरा दुश्मन है। तो मैं बताता हूँ कि है क्या कि सोसाइटी में एक चीज़ का ध्यान रखिए। मुझे भी मेरे फादर ने बताया था, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। जो जितनी भी रेलिंग्स हैं ना, इनके बराबर में चलते हुए मत जाओ,
दूसरी तरफ जाओ। कई बार क्या है कि अभी तो चलो पानी गिरा सर है, वहाँ नहीं चलते थे, हाँ, थोड़ा बीच में गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन नाम की एक चीज़ होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है कि कोई चीज़ अगर ऐसे गिर रही है ना तो वो सीधी नहीं गिरेगी, वो थोड़ा सा कर्व लेकर गिरेगी, वो चीज़ है। तो इसमें ऐसा होता है कि कई बेवकूफ़ ऐसे भी हैं कि अपनी बैल्कनी में पोछे की बाल्टी रख रखी है, रेलिंग के ऊपर रख रखी है। अभी हवा चली तो पता चला बाल्टी गिर गई, अब बाल्टी गिरी अंदर के ऊपर ही गिर गई बाल्टी आकर, ठीक है। अच्छा बात है ये भी होता है। और कईयों ने क्या कर रखा है, कईयों ने गमले लगा रखे हैं। सोचो कि गमला गिर गया अगर किसी के सर पर गिर गया होगा, हाँ जी। तो इसलिए क्या करो, रेलिंग के बिल्कुल बराबर में मत चलो भाई, दूर चलो, दूर चलो, ये थोड़ा खतरा रहता है। हाँ पंडित बताओ क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं, वो दो दिन से हो गया। अच्छा अच्छा, सर हाँ वो अभी रात नहीं आता, आता है ना, ऑफलाइन। आज तो ऑनलाइन है, तुम जानते हो? अच्छा, तो अब आप ये देखिएगा कि क्रोमोसोम्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और डीएनए मॉलिक्यूल्स ही आपका जो भी बिहेवियर है वो डिसाइड करती है। मतलब ऐसा भी होता है कि मम्मी के तो पैर पतले पतले से हैं, पापा के भी पैर पतले पतले से हैं, और जो बच्चे उसके पैर बड़े चौड़े चौड़े से हैं, है ना, बहुत मोटे मोटे से पैर है उसके। भाई तू किस पर चला गया, मम्मी के भी पैर नहीं है ऐसे, पापा के भी पैर नहीं है ऐसे। तो अगर 2, 4, 5 बल्कि पिछली 10 जनरेशन देखी जाए ना, तो कई जीन्स ऐसे होते हैं जो 10 जनरेशन से रिसेसिव जीन बनकर ट्रांसफ़र होते रहते हैं आगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गुस्सा ही आता है, वो कभी शांत रहता ही नहीं, कभी ठंडा होता ही नहीं, लाल पीला ही रहता है हमेशा, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या है कि उसकी बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है डोमिनेंट, मैंने बताया ना, क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वो जो चीज़ें पेयर में एग्जिस्ट करती है उसी को बोलते हैं पेयर ऑफ जीन्स, ठीक। तो उसमें क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो शांत रहने वाला जीन्स है, वो शांत रहने वाला जीन्स कई जनरेशन से चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। अब पता चला दादाजी को भी गुस्सा आता है, पिताजी को भी गुस्सा आता है, बेटे को भी गुस्सा आता है, बेटे का जो बेटा हुआ उसको गुस्सा आता है, कुछ भी हो जाए उसको कोई गाली भी देकर चला जाए, कोई मार के भी चला जाए, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो उसका रीज़न क्या है कि वो जो कई जनरेशन से जो रिसेसिव जीन पड़ा हुआ था बॉडी के अंदर, वो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी बॉडी में कोई वाला जो जीन है वो डोमिनेटिंग जीन हो गया, अब उसको गुस्सा ही नहीं आता, है ना। तो ये ट्रेड्स होते हैं, ये आप लोग इसको डिटेल में 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रॉपर मैट्रिक्स बनाकर पढ़ेंगे, उसमें बता देंगे कि मदर का नेचर ये है, फादर का नेचर ये है, बच्चे का नेचर कैसा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में आता है, ठीक है। चलिए अब अगला नोट करेंगे, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। Are composed of chromosomes are composed of DNA and protein. DNA molecules contain the information necessary DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. For constructing and organizing cells.
जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है? क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए का और प्रोटीन का, इन दोनों चीज़ों का बना हुआ होता है, ठीक है। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन, डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। सेल्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होंगे, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगा उनका, तो वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर ही स्टोर्ड होती है, ठीक है। Functional segments of DNA नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए और कॉल्ड जीन्स। और जीन्स, ठीक है। इतना नोट करिएगा, बाकी जीन्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। Thank you, sir. ओके। Good evening.